चलिए ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ठीक है। तो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी खींचेंगे, सारा कुछ नहीं पढ़ने वाले हम लोग। तो बिग बैंग थ्योरी हुई, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी का मतलब है पूरा पूरा यूनिवर्स जो होता है वो एक पॉइंट पर था, बस इतना ही जगह में था जितना इसमें दिख रहा है, ठीक है। और फिर वो फट गया और पूरा जो है यूनिवर्स क्रिएट हो गया कुछ ही सेकंडों में और कुछ ही वर्षों में, ठीक है। तो कितने साल पहले, 13.7 बिलियन साल पहले एक्सप्लोजन हुआ था बिग बैंग का, ठीक है। और उसके बाद में सब हो गए, प्रूफ प्रूफ सब चीज़ों के हैं। एक तो माइक्रोवेव रेडिएशन होता है एक, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग टीवी पे देखते हैं ना, सर सर की आवाज आती है, वो ये माइक्रोवेव रेडिएशन होता है, ठीक है। ये जब शुरुआत में ही हुआ था। प्रकाश जो है काफी बाद में आना शुरू हुआ है, विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट क्यों बाद में आना शुरू हुई? तारे ही बाद में बने, जब तारे बनेंगे तब लाइट आएगी ना, ठीक है। गैलेक्सी और स्टार्स बन गए। तो बाकी गैलेक्सी वैलेक्सी तुम जानते हो क्या होता है? चलो पढ़ते हैं एक एक करके। नेबुला कैसे कहते हैं? कि हाइड्रोजन गैस के क्लाउड को बोलते हैं। तुमने देखा होगा फलाना नेबुला, तो क्या होगा, ऐसे उल्टा सीधा सा एक क्लाउड सा होगा, अजीब अजीब सा, ऐसे ऐसे गुड़चुड़ मुचुड़ सा, उसे बोलते हैं नेबुला। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैसेज होती है खूब सारी, ठीक है। गैलेक्सी किसे कहते हैं? तुम्हें पता ही है कि हमारी गैलेक्सी है, इस पर कुछ अलग अजीब सी शेप की होती है, ऐसे करके बीच में कुछ होगा, ऐसे 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 कुछ गैलेक्सी टाइप की होती है ना। हम लोग कहीं पे किनारे पे यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। और वो गैलेक्सी की सारी चीजें इसके चक्कर काटते रहती है, ऐसे करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये गैलेक्सी हो गई, इनके साइज होते हैं बहुत बहुत बड़ी बड़ी होती है, लाइट ईयर्स में होती है। लाइट ईयर्स किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। एक लाइट ईयर बराबर 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर। तो ये सॉल्व करते तो हम बैठेंगे नहीं, तो याद करने की कोशिश करेंगे। 10⁻12 है, ठीक है। उसमें करीब करीब 10 की गुणा और होनी है, 10⁻13 के आसपास हो जाएगा। 9.5 × 10⁻12, ठीक है। स्टार किसे कहते हैं तुम्हें बताइए? स्टार किसे कहते हैं? स्टार मतलब तारा है। तारे जैसे सूर्य, सूर्य ऐसे बहुत सारे तारे होते हैं, वो सब तारे होते हैं, गैसेस से बने होते हैं, ठीक है। और उसमें ना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से हीलियम बनना होता है, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन होती है, इसे फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, फ्यूजन पेपर में आता है, ठीक है। विजुअल लाइट और हीट वगैरह जनरेट होती है, वो तो तुम्हें पता ही है। प्रूफ ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के प्रूफ है। तो प्रूफ क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो मैंने बताया, ठीक है। रेड शिफ्ट ऑफ लाइट होती है, ठीक है। ये रेड शिफ्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? ऐसा होता है कि कोई भी कार तुम्हारे पास आ रही है तो गैस कैसे आ जाती है, तो साउंड वही सेम प्रोड्यूस कर रही होती है। जब वो पास आ रही है तो अलग आवाज आती है, जब दूर जा रही है तो अलग टाइप की आवाज आती है। वो आती है कि वो उसका जो एक्चुअल साउंड है उससे शिफ्ट हो जाता है उसका साउंड, ठीक है। इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये केवल साउंड में ही नहीं होता, ये लाइट में भी होता है। कोई चीज तुमसे दूर जा रही है तो उसकी लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो बदल जाएगी, तो उसी को रेड शिफ्ट बोलते हैं। उस रेड शिफ्ट से पता लगता है कि वो दूर जा रही है, गैलेक्सियां सब एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। द फार्दर गैलेक्सी द मोर रेड शिफ्ट, ज्यादा दूर होगी गैलेक्सी तो उसका ज्यादा रेड शिफ्ट होगा, ठीक है। उसकी वजह से पता लगता है कि वो तेजी से दूर जा रही है, ठीक है। गैलेक्सी कई टाइप की होती है, टू टाइप की होती हैं। एक तो होती है पेक्यूलियर, एक होती है नॉर्मल, ठीक है। दो टाइप की हो गई, है ना। फिर नॉर्मल में स्पाइरल, इलिप्टिकल, इरेगुलर हुई। पेक्यूलियर में इंटरएक्टिव या एक्टिव गैलेक्सी होती है, ब्लेजर, क्वासर वगैरह इनमें होते हैं, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है, जिसका मैंने फोटो बनाया था शुरुआत में। हम्म लाइफ ऑफ स्टार, स्टार की लाइफ कैसी होती है? हाइड्रोजन हीलियम से नेबुला बनता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके घूमने लगते हैं उसके चारों तरफ सारी चीजें, ठीक है, और स्टार बन जाता है। हम्म तो नेबुला होता है हाइड्रोजन हीलियम के क्लाउड, ठीक है। उससे ऐसे करके इकट्ठे होते चले आते, होते आते ऐसे 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 घूमने लगते हैं, और सारा मास एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो स्टार बन जाते हैं, ठीक है। दो तरह के, ये प्रोटो स्टार है, स्टार बना नहीं बन रहा है, ठीक है। इतना डिग्री टेम्परेचर का होता है। एक येलो टाइप का होते हैं स्टार, एक दूसरे स्टार होते हैं ब्लू टाइप के, हैं। तो फिर ये दो टाइप के स्टार हो गए हैं। और रेड जायंट स्टार होते हैं, ये दोनों स्टार जो है बाद में जाके रेड जायंट बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। रेड जायंट तब होते हैं जब इनके अंदर हाइड्रोजन हीलियम काफी ज्यादा कन्वर्ट हो चुके थे, फिर और पदार्थों में कन्वर्ट होने लगते, तो ये बड़ा होने लगता है, फट जाता है फिर ये, ठीक है, फट जाएगा। तो प्लेनेटरी नेबुला बनेगा, जैसे यानी कि जिससे प्लैनेट्स बनने वाले हैं, जैसे धरती बनी है, ठीक है, हमारे ग्रह बने हैं, वो सब किसी जो
स्टार था, उसके फटने के बाद उसके अंदर जो पदार्थ थे, हाइड्रोजन से हीलियम बना, हीलियम भी जुड़ेंगे, सब आपस में जुड़ते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब कुछ बनने लगता है उसमें मटेरियल। सॉलिडिफाई अभी नहीं होंगे, लेकिन मटेरियल बन जाते हैं। ये सब गैसेस होती है तो वो हाइड्रोजन से हीलियम तो गैस बन गई, हीलियम और किसी चीज में जुड़ेगा, है आयरन भी बन जाएगा, सिलिकॉन भी बन जाएगा, एल्यूमिनियम, सारे पदार्थ उसी में स्टार में ही फॉर्मेट होते हैं। जब वो फॉर्मेशन हो रहा होता है तो बड़ा फूलता जाता है, फिर फटे जाता है। ठीक है, तो सारा पदार्थ ऑब्वियसली तारे में है तो एकदम पिघला हुआ होगा, यूरेनियम भी होगा, सारे पदार्थ होंगे उसी में, तो सब पिघले हुए ही रहते, पिघले के मतलब गैस ही होंगे वो। ठीक है, जब वो फटे जाएगा तब वो दूर जाके तब फिर वो सॉलिड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पहले लिक्विड होंगे, फिर सॉलिड होंगे, फिर वो टुकड़े टुकड़े टाइप के इकट्ठे हो जाएंगे, प्लानिटरी नेबुला बन जाएगा, फिर उसमें भी बहुत सारी हाइड्रोजन होगी, वो भी इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, फिर तारे बन जाते हैं। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ बनते हैं, और या फिर सुपरनोवा बनते, ये सुपरनोवा बनते हैं, सुपरनोवा की तरह फटते हैं, और न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, ऐसे अलग टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो जो अ, फिर ब्लैक ड्वार्फ बनते हैं, ऐसे करके सिस्टम होता है उनका, किससे क्या क्या बनेगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आने का कोई फायदा नहीं है, मतलब तुमको समझ में आ गया, वो फटे, उनसे ग्रह वगैरह बन गए, और वो किसी तारे के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, बाइनरी स्टार किसे कहते हैं, दो स्टार एक दूसरे के बीच चल रहे होते हैं, उसे बाइनरी स्टार कहते हैं, ये ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करते हैं बाइनरी स्टार्स। ठीक है, एक दूसरे के पीछे बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं। तो हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स, आजकल हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना धरती पे, ग्रेविटेशनल वेव्स को पता करने का कि कहीं पे है कि नहीं है। ठीक है, वो देख लेना। ठीक है, तो वो जो है ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो बाइनरी स्टार सिस्टम से रिलेटेड है। बाइनरी स्टार भी होते हैं, बाइनरी अब ये कहने लगे कि बाइनरी वो भी होते हैं, ब्लैक होल भी होते हैं, दो ब्लैक होल एक के पीछे एक घूमते हैं। ठीक है, और अभी अभी कोई सुपरनोवा फटा है या पता नहीं क्या, वो एक तारे में दूसरा तारा टकरा गया या तो, या कुछ ऐसा हुआ है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स ने कुछ पकड़ा है, ये ग्रेविटेशनल वेव्स पकड़ी गई हैं उस सिस्टम के द्वारा, तो वो सब चल रहा है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक्सोप्लैनेट, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स। ठीक है, तो तुम्हें पता ही है कि हमारे प्लैनेट से बहुत दूर दूर जो प्लैनेट्स होते हैं एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ठीक है, गोल्डी लॉक जोन, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं, गोल्डी लॉक जोन कैसे कहते हैं, हैबिटेबल जोन अराउंड अ स्टार प्लैनेट वुड बी फुलफिलिंग हैबिटेबल कंडीशन, जैसे धरती है और उसके आसपास का जो एरिया है, सूर्य से बहुत ज्यादा नजदीक नहीं हो, सूर्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं हो, ऐसे बीच का एरिया जहाँ पे जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में रह सकता है ना, या फिर जीवन जन पैदा हो सकता है, उसे गोल्डी गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग कहीं भी अगर दूसरे भी किसी तारे के आसपास के उनको प्लैनेट्स को देखते हैं तो बहुत पास वालों को भी ध्यान नहीं देते, बहुत दूर वालों को ध्यान देने का यूज नहीं है, उसे गोल्डी लॉक जोन में देखो, उसमें कोई तारा तो ऐसा, जो ग्रह तो ऐसा नहीं है जो कि इस पर जीवन हो सकता है। ठीक है, सन में 6 लेयर होती हैं, जैसे धरती में लेयर्स होती हैं ऐसे सन में भी लेयर होती हैं। एक होती है कोर, एक होती है रेडिएटिव जोन, एक कन्वेक्टिव जोन, और एक फोटोस्फीयर, एक क्रोमोस्फीयर, और छठवां होता है कोरोना। ठीक है, छठवां होता है कोरोना। ये सारी उसकी 6 लेयर्स होती हैं। कोर मतलब सबसे अंदर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है मिलियन में, रेडिएटिव 2 मिलियन डिग्री, कन्वेक्टिव जोन होता है, फोटोस्फीयर होता है। ठीक है, इसका इतना टेम्परेचर होता है 5,000। ठीक है, क्रोमोस्फेयर होता है, और एक होता है कोरोना। ठीक है, यहाँ से वाइट ब्राइट स्पॉट स्पॉट जो है इस एक्लिप्स के दौरान जो दिखता है वो वाला होता है। इसका भी 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, तो 15 मिलियन कोर में, 2 मिलियन रेडिएटिव में, और फिर कम हो जाता है, लेकिन जो ये कोरोना है उसमें फिर से 2 मिलियन हो जाता है। ठीक है, इसका कोर्स कोई नहीं जानता क्या है। ठीक है, अच्छा ये हमारा सोलर सोलर सिस्टम है, यहाँ सन है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ जो है सन से कितनी दूरी पर है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, हम उसे कहते हैं ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, धरती और सन के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे सैटर्न पाया जाता है। हाँ, सबसे पहले कौन सा है, मरकरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ है, फिर उसके बाद मार्स है। ठीक है, जुपिटर हुआ, और मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है, ये एस्टेरॉयड्स है, उसके बाद सैटर्न है। ठीक है, फिर नेपच्यून हुआ 33 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे। ठीक है,
फिर क्या कहते हैं, ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट होते हैं इसके बीच में यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, सैटर्न के बाद क्या हुआ, यूरेनस, नहीं क्या होता है, हाँ यूरेनस होता है, फिर नेपट्यून होता है, और उसके बाद तो तुम जानते ही हो कुछ नहीं होता है, प्लूटो, प्लूटो कुछ नहीं है, है ना। और वोयाजर 1 जो है वो प्लूटो के आसपास तक जा चुका है, 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पार कर दी। उसके बाद में कुछ ये कुछ ऊर्ट क्लाउड करके कुछ जगह होती है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है एस्टेरॉयड बेल्ट, ये पूछते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं, ये पूछते हैं। ये धरती और सूर्य के बीच की दूरी को बोलते हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कॉमेट जो है वो कॉन्सेंट्रिक पाथ का से नहीं जाते, ये तो कॉन्सेंट्रिक पाथ है ना, एक सन है, उसके चारों तरफ एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये कॉन्सेंट्रिक पाथ है, ठीक है। ये नहीं है, ये वाला है, ठीक है। लेकिन जो कॉमेट होते हैं ना वो कॉन्सेंट्रिक पाथ को फॉलो नहीं करते हैं। आईसी बॉडी होती है कॉमेट, है ना। इनकी टेल होती है, कॉमेट कौन से होते हैं, पुच्छल तारा बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे करके जो होते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से गैसेज निकल रही होती हैं, तो गैसेज की पूंछ दिखाई देती है, ठीक है। तो टेल होती है मोल्टन गैसेस की, ठीक है। जो सन, अगर सूर्य यहाँ पर है तो हमेशा उसकी पूंछ ऐसे होगी सन से दूर की तरफ, ठीक है। अगर वो घूमते घूमते यहाँ आ गया तो ऐसे चली जाएगी उसकी पूंछ। वो तो मूवमेंट की वजह से होता है कि वैसे? नहीं, वो सन के रेडिएशन वगैरह की वजह से होता होगा शायद, मुझे पक्का पक्का नहीं पता है, ठीक है। तो ये 5,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के तक होते हैं, बहुत लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स बोलते हैं इनको। बहुत कई साल, 50 साल बाद एक बार दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो, एक तो खत्म हो गया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए। और ये क्या, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। जो अर्थ, मार्स, हाँ, ये ना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनका सरफेस रिजिड होता है। जैसे धरती से रिलेटेड जो भी चीज होगी उसे टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मतलब हुआ कि जिनका रिजिड जो है, जिनका सरफेस जो है रिजिड होता है धरती की तरह से, उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है ये जोवियन प्लैनेट कहे जाते हैं। ये जुपिटर जैसे होते हैं सब के सब, ठीक है। ये इसमें ये जुपिटर और सैटर्न ये दोनों गैसियस हैं, पूरी तरह गैस के हैं, वैसे गैस के गोले हैं, नहीं है पत्थर, पत्थर की जमीन नहीं है इनके यहाँ, केवल गैस है। जैसे सूर्य गैस होता है, सूर्य में अगर कोई हनुमान जी होते हो सूर्य को खाते तो सूर्य हवा का गोला की तरह होता, बस हाँ खुला कर देते, ठीक है। ऐसे ही ये जो यूरेनस और नेपच्यून है आईसी क्रिस्टल स्टेज में है, ठीक है। ये पत्थर की तरह से होंगी, गैस की तरह, मतलब ये इतने दूर है कि जम गए हैं, है ना। आईसी क्रिस्टल स्टेज इसकी, ठीक है। इन इन प्लैनेट्स में, इन वाले प्लैनेट्स में बहुत कम सैटेलाइट होती है, नो और वेरी फ्यू सैटेलाइट्स, ठीक है। मार्स की 2 सैटेलाइट है, धरती की 1 सैटेलाइट है, ठीक है। और इनमें कोई रिंग नहीं होती, है ना, क्योंकि सूर्य के पास होता है, सूर्य के रेडिएशन से चीजें उड़ जाती हैं इनके पास से, ठीक है। और इसमें मैनी बहुत बहुत सैटेलाइट्स होती हैं, है ना। जुपिटर की 67 है, सैटर्न की 62, और भी मिलती रहती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो हमें जानकारी है वो किसकी है, जुपिटर की है ना। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा, जुपिटर है ना। जुपिटर में 1 रिंग है, सैटर्न में 7 रिंग है, यूरेनस में 13 रिंग है ना। नेपच्यून में 6 रिंग है, नेपच्यून की 14 सैटेलाइट है, इन सभी में रिंग है, ठीक है। जिसमें सब सैटर्न की रिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दिखती है ना, इसीलिए फोटोज में दिखाते हैं, सब में रिंग है। और इनमें से शायद यूरेनस या नेपच्यून है वो ऐसे सब सब सारे ग्रह अगर मान लो ऐसे घूमते हैं, ये एक्सिस है, और ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो वो ऐसे ऐसे घूमता है, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब वर्टिकल टाइप में उसका एक्सिस ऐसे है, और वो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे एक्सिस के साथ, ठीक है। वो कौन सा है वो मुझे याद नहीं आ रहा। प्लेनेट होने के लिए क्या क्या कंडीशन है फुलफिल करनी चाहिए वो तुम देख लेना, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो प्लूटो इन कंडीशनों को फॉलो नहीं करता ना, इसलिए प्लूटो को प्लेनेट नहीं बनते, ठीक है। मेटेओर्स, मेटेओराइड्स और मेटेओराइट्स, इनमें डिफरेंस होता है। मेटेओराइड किसे कहते हैं, रॉकी रिमेन्स इन स्पेस एज दे मूव थ्रू स्पेस टुवर्ड्स द अर्थ, दे आर कॉल्ड बिफोर दे एंटर द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले कोई भी अंतरिक्ष में घूम रहे हुए पत्थरों को मीटेओराइड बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। मीटियोर्स किसे बोलते हैं? जो एटमॉस्फेयर में आ जाए और जल के ऊपर ही ऊपर हवा में खत्म हो जाए, इन्हें मीटियोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटियोर शावर हो रहा है, मीटियोर शावर, तो ये मीटियोर शावर है। ठीक है। मीटियोराइट किसे बोलते हैं? एक मीटियोराइड था, एक मीटियोराइट है। ठीक है। ये वो वाले है जो धरती पे टकरा गए, यहाँ पे जमीन पे आके टकरा जाते हैं। ठीक है। ठीक है। जो पत्थर ऊपर से आए, जलते हुए गिरे, लेकिन टकरा गए। बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो इन्हें मीटियोराइट कहते हैं। ठीक है। तो मीटियोराइड है जो राइड करता हुआ आ रहा है, मीटियोराइट है जिसका राइट है कि धरती से टकराएगा। ठीक है। करेक्टर ऑफ प्लेनेट, एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेनेट मरकरी में ऑलमोस्ट कोई ना एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादातर जो है सोलर विंड की वजह से उड़ गया है। ठीक है। पर धरती का भी एटमॉस्फेयर एक आध बार उड़ चुका है पूरा पूरा। हाँ। वीनस का जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर है। वीनस जो है वो धरती जैसा ही प्लेनेट है, धरती के जैसा ही साइज है, धरती के सबसे नजदीक यही है, लेकिन फिर भी इस पे नहीं आते क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो उसमें कोई हमारी मशीन भी नहीं जा सकती है ना। अर्थ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब चीज होती है ना। मार्स में थिन एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई है वहाँ पे। जुपिटर सैटर्न में हाइड्रोजन हीलियम का एटमॉस्फेयर है, और यूरेनस नेपच्यून में अमोनिया और CH4 का इसमें एटमॉस्फेयर है। ठीक है। सभी प्लेनेट एक्सेप्ट वीनस और मार्स हैव मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इनमें मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, वीनस में और मार्स में। धरती में मैग्नेटिक फील्ड है और सब में भी है। वीनस में क्यों नहीं है? क्योंकि इट्स रोटेट्स वेरी स्लो। ठीक है। मार्स में क्यों नहीं है? क्योंकि कोर इसका सॉलिड हो चुका है। ठीक है। टू हैव मैग्नेटिक फील्ड, गुड गुड रोटेशन स्पीड चाहिए होती है, मोल्टन मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए होता है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जैसे धरती के चारों तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो गुड रोटेशन स्पीड, अच्छी तेज स्पीड से घूम रहा हो, मोल्टन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए उसके अंदर। अगर सूख गया है तो फिर नहीं है। हमारे जो वो है ना, शायद मून, मून में भी सूख चुका है शायद, कुछ पक्का पक्का नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली। Venus along with Uranus rotates retrograde with, which means east to west, उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं वीनस और यूरेनस। ठीक है। वीनस है और यूरेनस है, ये दोनों यू और वी वाले, ये दोनों जो है उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं, धरती से उल्टी डायरेक्शन, उनमें सूरज पश्चिम से उगता है। ठीक है। अनलाइक ऑल अदर प्लैनेट्स, यूरेनस हैज एक्सिस ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्लैनेटरी प्लेन ऑफ द रोटेशन। जो यूरेनस है ना, ये वाला यूरेनस, ठीक है, यही है जो कि ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे। ठीक है। और बाकी सब कैसे घूमते हैं? इस एक्सिस पे घूमते हैं, वो ऐसे ऐसे घूमते हैं। ठीक है। ये बता रहे हैं। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। फ्लाई बाय मिशन Voyager 1, Voyager 2, ये तो तुमने सुना ही होगा, आजकल खूब आ रहा है। ये ग्रहों के साइड से होते हुए चले गए, उनके फोटो खींच खींच के धरती पे भेजते गए। प्लूटो तक का भी सबसे क्लियर फोटो इसी ने भेजा है। ठीक है। अभी भी चालू है ये, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ये वहां से सिग्नल भेज रहे हैं अभी भी। ये पूरा धरती सारा वो पार कर दिया उन्होंने, सोलर सिस्टम। ठीक है। ऑर्बिटर मिशन, ऑर्बिटर मिशन कौन सा है इंपॉर्टेंट है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, MOM। ठीक है। ये इंडिया का है। ठीक है। रोवर किस लिए होता है? वो सॉफ्ट लैंडिंग करता है और सैंपल्स इकट्ठे करता है, अमेरिका के चलते रहते हैं सब। मैंड मिशन तो अभी इंडिया का तो कोई भी नहीं है अभी, और किसी प्लेनेट पे नहीं है। मून पे लैंडिंग करी थी इन्होंने। ठीक है। स्पेस स्टेशन मीर ISS, तो ISS जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, खत्म होने वाला है। ठीक है। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, चाइना की का नाम CNSA है। ठीक है। यूरोप की का नाम ESA है। ठीक है। रशिया का नाम FKA है। USA का नाम नासा है। जापान का नाम जाक्सा है। ठीक है। इंडिया के कौन कौन से? चंद्रयान 1 लूनर ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 रोवर और ऑर्बिटर भेजने की कोशिश करी थी, फेल हो गया था रोवर, है ना। ऑर्बिटर चल रहा है अभी भी। मार्स ऑर्बिटर मिशन चल रहा है। आदित्य 1 शायद अभी भेज दिया है, भेजेंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये कोरोनर मास इजेक्शन, सन के मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीज चेक करेगा सन के। आदित्य जो है सन का चक्कर लगाएगा। शायद नहीं गया है जितना मुझे पता है। अमेरिका का तो चल रहा है इस टाइम पे, उसके वीडियो भी आए हैं, है ना।
ठीक है, भाड़े जान लो। अर्थ शेप फॉर्मेशन मूवमेंट। शेप क्या है, कैसी है? अर्थ की जियोइड शेप है, ठीक है। जियोइड वही है, धरती की जैसी शेप होती है, इसे जियोइड कहते हैं। मतलब इसमें समुद्र भी है और पहाड़ भी है, वो जियोइड शेप हो गई, ठीक है। जो जैसी धरती की शेप है उसी को जियोइड बोलते हैं, ठीक है। ये सब इनके नाम है, ऑरेंज जैसी है, एलिप्टिकल, तुम समझ ही गए, समझ रहे हो ना। ये सब इसकी शेप्स के नाम है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मूवमेंट क्या है? मेजर और माइनर दो मूवमेंट होते हैं, एक रोटेशन रिवॉल्यूशन होता है, एक माइनर मूवमेंट्स होते हैं। इनके नाम ये हैं, ठीक है। यानी कि अपने एक्सिस से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। एसेंट्रिसिटी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो जाएगी, है ना। एक्सिस जो है इसका जो है ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, एक्सिस थोड़ा बहुत ऐसे रोटेशन में जाएगा। अभी तुमने सुना भी होगा, एक सेकंड टाइम में कुछ चेंज हो गया है धरती के रोटेशन के, एक मिली सेकंड है, पता नहीं माइक्रो सेकंड कितना, है ना। तो वो सब इन्हीं इन्हीं किसी माइनर रोटेशन की वजह से होता है, ये सब कुछ चेंज हो गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन तो पता ही है ना। मेजर मूवमेंट्स रोटेशन रिवॉल्यूशन, 360 डिग्री रोटेशन होता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अब पूछने को तो यही पूछ सकते हैं गधे, लेकिन पूछ सकते हैं 24 घंटे एग्जैक्ट नहीं है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, ठीक है। वन सन साइकिल डे 24 घंटे का माना जाता है, ठीक है। मोर देन 360 डिग्री रिवॉल्यूशन हो जाता है। हम्म। धरती के जो एक्सिस है, ये वाला जो घूमने वाला एक्सिस है, वो जो धरती का जो ये घूमने वाला सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य है मान लो, धरती सूर्य के चारों तरफ जो जिस उस पर घूम रही है प्लेन पे, उसके परपेंडिकुलर अगर खींचा जाए तो उससे 23 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। ये धरती इसके चारों तरफ घूम रही है, एक्चुअल में धरती इसके चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। तो धरती का रोटेशन 23 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, धरती का जो रोटेशन जिससे एक्सिस से हो रहा है, उस एक्सिस से एक लाइन खींच दो और उसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन खींचो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? इक्वेटर बोलेंगे। ये इक्वेटर है जिसे 0 डिग्री माना जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पर इक्वेटर नहीं होती है, यहाँ पर होती है इक्वेटर, क्योंकि धरती ऐसे घूम रही है, ठीक है। इक्वेटर क्या है? अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। लैटिट्यूड किसे कहते हैं? सर्कल्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इसके इक्वेटर, यहाँ पे जो एक सर्कल खींचा जाएगा, इसी ये इक्वेटर हो जाएगी, इसके पैरेलल में धरती पे इस अगर सर्कल खींचे गए तो इन सभी को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लैटिट्यूड। कुछ लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, 66.5 डिग्री को आर्कटिक सर्किल, और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? Importance of tropical circle is sun rays are vertically overhead to these lines at least once in a year, ठीक है। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे ये धरती है मान लो, ठीक है, ये इक्वेटर है मान लो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ये 23.5 है, ठीक है, ये 0 है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी परपेंडिकुलर, वो ऐसे पड़ेंगी इस पर, इक्वेटर पर, ठीक है, किसी एक दिन साल के। या फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है, परपेंडिकुलर हमेशा साल भर पड़ती है? तो हाँ पड़ती है, ये भी आंसर है। ये क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस जगह पर सूर्य की किरणें पूरे साल परपेंडिकुलर पड़ती है? तो उसका आंसर इक्वेटर होता है हमेशा। पूरे साल वैसे नहीं पड़ती है, किसी एक ही दिन पड़ेगी। आज यहाँ पे पड़ रही है, कल को यहाँ पे पड़ेगी, परसों यहाँ यहाँ यहाँ, आगे आते 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 एक दिन होगा जिसमें यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ेगी, ठीक है। फिर वो फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले ऊपर की तरफ को परपेंडिकुलर जाती जाएगी, फिर नीचे की तरफ आना शुरू होगी, फिर से एक साल में दूसरी बार टकराएगी यहाँ पे परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से आते आते यहाँ पे आएगी, फिर इसके बाद वापस जाएगी। इसमें एक साल गुजरता है पूरा, ठीक समझ में आ गया? तो ये जो है, यहाँ पर सूर्य की किरण पड़ना शुरू हुई, पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे गई, फिर नीचे गई, इसमें पूरा यहाँ तक आने में एक साल गुजर जाता है। तो यानी साल में केवल एक बार यहाँ पे 100, मतलब सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, और साल में एक बार ही यहाँ पे पड़ती है,
ठीक है। और जहाँ पे सूर्य की किरण सीधी पड़ गई समझ लो वहीं पे गर्मी हो जाती है। तो साल में जब यहाँ पे गर्मी होगी तो यहाँ ठंड पड़ रही होगी साउथ में, ठीक है, और जब यहाँ गर्मी पड़ रही होगी तो यहाँ पे ठंड पड़ रही होगी। तो यहाँ पे गर्मी कब पड़ती है? जून में। तो जून में ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ती है। हाँ। और ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी पड़ रही होती है जनवरी में, तो हमारे यहाँ ठंड पड़ रही होती है। ठीक है, ये सिस्टम है। देखो, दिसंबर दिसंबर 22 दिसंबर को विंटर सोलेस्टाइस बोलते हैं उसे, जहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है। और जून में समर सोलेस्टाइस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रही है। और 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दो ऐसे टाइम होते हैं जिसे ऑटम इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है। 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ इज द मिनिमम लैटिट्यूड ऑन विच एटलीस्ट वंस इन ईयर लेंथ ऑफ द नाइट और डे 24 घंटे के होते हैं। ठीक है भाई, तुम समझ ही गए। लेक्चर 3, ठीक है, अगले पे आ गए। मैग्नेटोस्फीयर, भारत का धरती ये है, धरती का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। नॉर्थ ऊपर है तो नॉर्थ में से तीर बाहर निकलते हैं हमेशा, साउथ में तीर घुसते हैं। ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया धरती का, है। इसी ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, तुम्हें पता है, धरती में जो रोटेशन हो रहा है अंदर मैग्मा वगैरह का, उसकी वजह से होता है। ठीक है। ये धरती को प्रोटेक्ट करता है चार्ज पार्टिकल से जो सूर्य की तरफ से आ रहे होते हैं, है ना। एनिमल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके अपनी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे माइग्रेशन। जैसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जो पूरा साइबेरिया से आते हैं, रशिया से पूरा अफ्रीका तक चले जाएंगे वो लोग। कैसे? तो इस मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते से होके जाते हैं, उन्हें पूरा रास्ता पता होता है नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है, हमेशा उनके दिमाग में होती है चिप। ठीक है, हाँ, उनके दिमाग में मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिससे वो पता लगा लेते हैं हमेशा कि किस डायरेक्शन में जाना है। पूरे साल माइग्रेशन करते हैं, वहां से चलना शुरू करेंगे, सर्दियों में वहां से चल के यहाँ पे गर्मियों में रहेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और बच्चों को लेके वापस जाते हैं। ठीक है। तो जबरदस्त होता है उनका। 0 डिग्री लेटीट्यूड जो है, 1 डिग्री लेटीट्यूड का मतलब होता है 111 किलोमीटर। ठीक है। जो लेटीट्यूड है ये हुआ 0 डिग्री, इसके ऊपर होगा 1 डिग्री, है, यहाँ 1 डिग्री होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, 1 डिग्री की। लॉन्गिट्यूड्स, कनेक्ट जियोग्राफिकल पोल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, लॉन्गिट्यूड कौन से हैं? ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ऐसी लाइनें जो खींची रहती हैं धरती पर, ये सभी लॉन्गिट्यूड है। ये सब लॉन्गिट्यूड है, समझ में आ गया। तो ये सारे के अच्छा ध्यान से देखना, लॉन्गिट्यूड जितने भी हैं वो धरती को हाफ हाफ टुकड़ों में काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं? सारे के सारे, है ना। सब वहां यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ पे खत्म होते हैं। लेकिन जो लेटीट्यूड है ये तो पूरा पूरा हाफ टुकड़ों में काट रहा है धरती को, लेकिन ये क्या है, हाफ में काट रहा है? नहीं, है ना। ये तो नीचे धरती बड़ी है, ऊपर छोटी है। इधर भी धरती के बराबर रेडियस वो ऐसा है धरती। ना, ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर से ऊपर वाली जो पोर्शन है ना, उसको हाफ में काट रहा है वो। है, हाँ, इक्वेटर काट रहा है ऊपर वाले नीचे वाले पोर्शन को हाफ में केवल, हाँ और ये कि छोटे पोर्शंस को ही काट रहे हैं हमेशा। हाँ, ये उसको हाफ हाफ काटते जाते हैं। हाँ, नहीं, हाफ हाफ नहीं काटते, लेकिन कम है। दिस इज लेस देन हाफ, हाफ से कम ही है। मतलब ठीक है। अरे ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि सवाल ये आएगा कि कौन से ऐसे सर्कल्स होते हैं जो धरती को हाफ टुकड़ों में काटते हैं। ठीक है, तो इसमें इक्वेटर है और सारे लॉन्गिट्यूड आते हैं और सारे लैटिट्यूड नहीं आते, ये याद रखो, ये इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच जानते हो कहाँ से होकर जाता है, पता है? सुना ही है। इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड, इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड। हम अपने मैप में देखें, चलो मैप खोल लेते हैं, आ गया यार, खुलने में टाइम लग जाएगा।